नमस्कार, मैं निहारिका फ्रेंच ब्रॉडकास्टिंग हिंदी में आपका स्वागत है। आज बात फ्रांस की उस महिला वैज्ञानिक की जिसका पहला लेक्चर सुनने के लिए पेरिस में भीड़ उमड़ी। तो कभी भीड़ ने उनके घर पर पत्थर फेंके, तोड़फोड़ की। जी हाँ, कुछ इसी तरीके की कहानी है फ्रांस की सबसे प्रतिष्ठित महिला की। आइए आइए मैडम क्यूरी। बड़ी अपने आप को मैडम क्यूरी समझती हो। तुम क्या मैडम क्यूरी हो जो तुम्हारी बात माने? बचपन में मैडम क्यूरी से हमारा परिचय कुछ इसी तरह हुआ था। जब थोड़े बड़े हुए, विज्ञान पढ़ा तो मालूम हुआ रेडियो एक्टिव टर्म की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम और पोलोनियम की खोज भी मैडम क्यूरी ने की, और वो पहली महिला जिसको नोबेल पुरस्कार मिला वो भी मैडम क्यूरी ही थी। और वो पहला शख्स जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला वो भी मैडम क्यूरी ही थी। 10वीं में पढ़ लिया, रट लिया, अब क्यों हम 100 साल पुरानी कहानी लेकर बैठे हैं? क्योंकि मारी क्यूरी आज भी हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं, कभी एक मिथक की तरह, तो कभी कैंसर का इलाज बनकर, तो कभी रेडिएशन के खतरों का उदाहरण बनकर, इन सब से ऊपर समान अधिकारों के लिए संघर्ष का सशक्त हस्ताक्षर बनकर। आइए जानते हैं नन्ही मानिया के फ्रांस की सबसे प्रतिष्ठित महिला मादाम क्यूरी बनने की कहानी, जो ना तो वंडर वुमेन थी ना ही सुपर वुमेन। जी हाँ, सही सुना आपने, जो ना तो वंडर वुमेन थी ना ही सुपर वुमेन। मारिया सालोमिया स्क्लोदोवस्का, हाँ यही नाम था नन्ही मानिया का, जो 7 नवंबर 1867 में पोलैंड के वार्सोव में जन्मी थी। ये 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनके पिता फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अध्यापक थे। असल में वो लड़कों के सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर थे और माँ भी लड़कियों के स्कूल में पढ़ाती थी। ये वो समय था जब पोलैंड दुनिया के नक्शे में नहीं था। इसके 3 हिस्से हो चुके थे, एक रूसी राजशाही के अधीन, एक पर्शिया के अधीन, एक ऑस्ट्रो हंगेरियन हिस्सा। वार्सो पोलैंड की राजधानी उस वक्त रूसी राजशाही के अधीन थी और वहाँ पर रूसीफिकेशन के तहत पोलैंड साहित्य और भाषा पर प्रतिबंध था। मारिया के पिता को भी कई अपमान झेलने पड़ते क्योंकि वो एक देशभक्त व्यक्ति थे, उनको कई डिमोशंस भी झेलने पड़े। मारिया के पैदा होने के बाद माँ ने भी नौकरी छोड़ दी और वो घर में बच्चों की देखभाल करने लगी। था तो ये एक जमींदार परिवार, लेकिन ये अपने पैसे गंवा चुका था, तो इन्होंने घर का एक हिस्सा हॉस्टल में बदल दिया और इसी हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र से मारिया की सबसे बड़ी बहन जोफिया को टाइफस नाम की बीमारी हो गई, जिससे उनकी मौत हो गई। अभी उनकी बड़ी बहन को 2 साल भी नहीं गुजरे थे, मारिया की माँ को ट्यूबरकुलोसिस हुआ और उससे उनकी भी जान चली गई। चर्च जाने वाली कैथोलिक माँ की बेटी का विश्वास भगवान से उठ गया। 11 साल की बच्ची अपना दुख किसी और से नहीं बांट पाई और उसने अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया। मारिया बीमार रहने लगी। डॉक्टर्स ने हवा पानी बदलने की सलाह दी। तब डिप्रेशन को कोई नहीं जानता था, परंतु मारिया के पिता ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मारिया को अपने रिश्तेदारों के पास दूसरी जगह भेज दिया, जहां मारिया घुड़सवारी करती, प्रकृति के पास रहती, मज़े करती, कुछ सीखती, बस स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करती। मारिया साल भर बाद घर लौटी। अब रूसी नीतियों के तहत पोलैंड में लेबोरेटरी वर्क को बंद कर दिया गया था, तो मारिया के पिता अपने फिजिक्स के सारे इक्विपमेंट घर पर ले आए। अब वो बच्चों को घर पर ही फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करवाते। मारिया अपने भाई बहनों की तरह पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने सेकेंडरी स्कूल गोल्ड मेडल के साथ पास किया। अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन रूसी शासन में लड़कियों के लिए हायर सेकेंडरी की शिक्षा प्रतिबंधित थी, इसलिए मारिया ने फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। असल में फ्लाइंग यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी,
ये पॉजिटिविस्ट विचारधारा के लोग थे जो शासन से छुपकर क्लासेस लगाते थे। इनकी ना तो जगह निश्चित होती थी और ना ही इनका समय निश्चित होता था, इसलिए इनको फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी या फ्लाइंग यूनिवर्सिटी कहा जाता था। मारिया के बड़े भाई बहन डॉक्टर बनना चाहते थे। भाई को तो वार्सोव के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन बहन, वो लड़की थी, उसको वार्सोव में डॉक्टरी करना नसीब नहीं हुआ। अब तक फ्रांस ने लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए दरवाजे खोल दिए थे। ये दूसरा देश था स्विट्जरलैंड के बाद जिसने लड़कियों की उच्च शिक्षा शुरू कर दी थी। ब्रोनिया, जो कि मारिया की बड़ी बहन थी, उसने पेरिस से डॉक्टरी करने का मन बनाया, लेकिन घर में पैसों की समस्या थी। तो मारिया, जो घर में सबसे छोटी थी, उसने बहन की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता करने का जिम्मा उठाया। दोनों बहनों ने आपस में तय किया, जब बड़ी बहन डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी तो छोटी बहन मारिया काम करके उसके लिए पैसे जुटाएगी, और जब बड़ी बहन डॉक्टर बन जाएगी तब वो अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। और इस तरह मारिया ने वार्सोव में ही बच्चों को पढ़ाने का काम कर लिया, पर ये पैसे पूरे नहीं थे। अब उसके पिता के एक रिश्तेदार, जो कि बहुत रईस थे, एक जमींदार परिवार था, उनको अपने बच्चों के लिए एक गवर्नेंस की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मारिया को ये नौकरी ऑफ़र की और मारिया अपने परिवार से दूर 100 किलोमीटर दूर उस परिवार के साथ रहने चली गई। हालांकि ये मारिया के लिए आसान बिल्कुल नहीं था। मारिया इन दिनों के बारे में अपनी एक कज़िन को पत्र लिखकर बताती हैं, शायद ये मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक उदासी भरे दिन हैं। इतिहासकार कहते हैं कि मारिया को यहाँ एक हम उम्र दोस्त मिला था। वो था इस जोरोस्की परिवार का लड़का काजिमी जोरोस्की, जो मारिया की तरह फिजिक्स और मैथ का ब्रिलियंट स्टूडेंट था। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अमीर जोरोस्की परिवार को गरीब मारिया से नाता जोड़ना नागवार गुजरा और काजिमीर अपने परिवार का विरोध नहीं कर पाए। हालांकि उनका ये लगाव जीवन भर रहा। बहरहाल 2 साल बाद मारिया वापस वार्सो आ जाती हैं। अब मारिया की बहन डॉक्टर बन गई थी। उसने शादी भी कर ली थी। बहन और जीजा मारिया को बुलाते हैं, लेकिन मारिया मना कर देती हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से बहन पर बोझ बनकर नहीं जाना चाहती। अब मारिया को पेरिस तो जाना है, पर उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन वो सोचती हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज में अभी वो थोड़ा पीछे हैं। ये बात वो अपने कज़िन से शेयर करती हैं, जो मैंडलीफ के साथ काम करता था। उनके कज़िन ने इंडस्ट्रियल लैब में मारी के प्रैक्टिकल की व्यवस्था करवा देता है उनका कज़िन। फिर क्या था, जब भी संभव होता मारिया प्रैक्टिकल्स में हाथ पक्के करने लैब पहुंच जाती। और फिर वो दिन आता है जब मारिया पेरिस जाती हैं। पेरिस जाने के लिए उनके पास कभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो 4th क्लास का टिकट बुक कराती हैं। इस ट्रेन में उनको कुर्सी तक अपने घर से ले जानी पड़ती है। अपने घर की कुर्सी पर कंबल ओढ़कर किताब पढ़ते हुए वो पेरिस पहुंचती हैं। पेरिस में उनके बहन और जीजा तो थे, लेकिन अब दोनों बहनों की ज़िंदगी थोड़ी अलग हो गई थी। बहन की एक सोशल लाइफ थी और मारिया अपना पूरा समय सिर्फ अपनी पढ़ाई को देना चाहती थी। तो मारिया ने यूनिवर्सिटी के पास एक फर्निश्ड कमरा ले लिया लैटिन कार्तिये में। सर्दियों में वो कमरा इतना ठंडा हो जाता कि मारी को एक के ऊपर एक अपने सारे स्वेटर पहनने पड़ते। खाने पीने का भी उनको कोई खास ध्यान नहीं रहता। अक्सर वो यूनिवर्सिटी में बेहोश हो जाती। पेरिस यूनिवर्सिटी में मारी के प्रोफेसर उस समय के जाने माने वैज्ञानिक थे। मारी ने भी जमकर मेहनत की और जुलाई 1893 में मारी ने अपनी पहली उपलब्धि हासिल की, फिजिक्स का लाइसेंस, जिसे आज का मास्टर माना जा सकता है। उसमें वो अव्वल आईं और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उनको 600 रूबल की स्कॉलरशिप भी मिली,
जिससे उन्होंने मैथ के लाइसेंस में एडमिशन लिया और 1894 में उन्होंने मैथ का लाइसेंस भी पास कर लिया। ये वो समय भी था 1894 की शुरुआत से ही मारी प्रोफेसर गैब्रियल लिपमैन की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में काम कर रही थी। उन्हें सोसाइटी फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ नेशनल इंडस्ट्री ने विभिन्न स्टील के चुंबकीय गुणों पर शोध करने का काम भी सौंप दिया था। याद दिला दूं, प्रोफेसर लिपमैन को मारी के बाद 1908 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। विभिन्न स्टील के चुंबकीय गुणों पर रिसर्च करने के लिए मारी को एक लैब की ज़रूरत थी, तो उनको एक जर्मन प्रोफेसर ने किसी पियर क्यूरी से मिलवाया। पियर क्यूरी उस वक्त इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स के म्यूनिसिपल स्कूल के कर्ता धर्ता थे, मतलब उनके पास अपनी लैब थी और वो मैग्नेटिज्म पर अपने भाई के साथ लंबे समय से शोध कर रहे थे। पियर पहली मुलाकात में ही मारी से प्रभावित होते हैं और उनसे अपनी लेबोरेटरी शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लैब कैसी थी, इसका अंदाजा जर्मन साइंटिस्ट के एक वक्तव्य से लगाया जा सकता है। वो कहते हैं कि मुझे लगा इन लोगों ने मेरे साथ मजाक किया है। ये या तो गाय भैंसों का कोई तबेला है या आलू रखने की जगह। यदि मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट के इक्विपमेंट नहीं देखता तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये एक लेबोरेटरी है। अब लैब जैसी भी थी, पियर ने उसको मारी के साथ शेयर किया और यहीं उन्होंने कुछ ऐसे इक्विपमेंट बना डाले जो बाद में मारी के बेहद काम आए। पियर ने न सिर्फ अपनी लैब में मारी को जगह दी, वो अपनी ज़िंदगी में भी मारी की एक विशेष जगह चाहते थे। उन्होंने मारी को शादी के लिए प्रपोज किया, परंतु मारी अपने देश वापस लौटना चाहती थी। मारी को लगता है कि पोलैंड को उनकी सेवाओं की ज़रूरत है और वहाँ वो बतौर प्रोफेसर काम करने की इच्छा लेकर पोलैंड लौट जाती हैं। लेकिन वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ एक बार फिर यूनिवर्सिटी में उनके दाखिले को संभव नहीं होने देती। पियर क्यूरी उनको एक पत्र लिखते हैं जिसकी कुछ लाइनें इस तरह से हैं। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि ये खूबसूरत होगा, अपने सपनों के लिए एक दूसरे के साथ जीना। तुम्हारा अपने देश के लिए सपना, हमारा मानवता के लिए सपना, हमारा विज्ञान के लिए सपना। 26 जुलाई 1895 को पियर क्यूरी और मारी क्यूरी सिविल मैरिज करते हैं, बहुत साधारण तरीके से। और मारी अपना वेडिंग गाउन एक नीला कोट खरीदती हैं, जिसको बाद में भी उन्हें लैब में पहने हुए देखा जाता है। और शादी से मिले पैसों से दोनों 2 साइकिल खरीदते हैं और हनीमून ट्रिप वो होता है ब्रिटेन जाकर साइकिलिंग करना और विदेश घूमना। वाजिब है, पूरे दिन लैब में बंद काम करने वालों के लिए खुला आसमान, समुद्र का किनारा, यही तो हनीमून होना चाहिए। अब मारिया स्क्लोदोवस्का बन जाती हैं मारी स्क्लोदोवस्का क्यूरी। जी हाँ, मारी ने अपना मेडन नेम हमेशा अपने साथ रखा। 1895 में विलियम रॉटिंग एक्सरे की खोज करते हैं, जिससे पूरा विज्ञान जगत झूम रहा होता है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद बैकरेल पाते हैं कि यूरेनियम से भी एक तरीके की रेज निकल रही, जिसका असर फोटोग्राफिक फिल्म पर होता है, परंतु उनकी खोज पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। मारी क्यूरी यूरेनियम से निकलने वाली किरणों को पूरी तरह से जानना चाहती हैं और वो इसे अपने रिसर्च का विषय बना लेती हैं। मारी यूरेनियम से निकलने वाली किरणों की रेंज को नापने के लिए पति द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करती हैं। इसको पियर क्यूरी ने अपने भाई के साथ 15 साल पहले बनाया होता है। अब पियर को भी मारी की रिसर्च में दिलचस्पी होने लगती है। वे अपनी रिसर्च छोड़कर मारी के साथ आ जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी यूरेनियम के मिनरल को अच्छी तरह से जांचने लगते हैं और जुलाई 1898 में एक कॉमन रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, जिसमें नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलेनियम की उपस्थिति की घोषणा करते हैं।
पोलेनियम का नाम मारी के नेटिव कंट्री पोलैंड के सम्मान में दिया जाता है। दिसंबर 1898 में रेडियम की उपस्थिति की भी घोषणा की जाती है। उसका नाम रेज के नाम पर रखा जाता है, रेडियम। रेडियोएक्टिव टर्म का भी प्रयोग मारी क्यूरी और पियर क्यूरी ही सबसे पहले करते हैं। पियर क्यूरी और मारी क्यूरी अलग अलग और एक साथ कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। ऐसे ही एक रिसर्च पेपर में वो बताते हैं कि रेडिएशन से ट्यूमर सेल को खत्म किया जा सकता है, जबकि हेल्दी सेल पर रेडिएशन का प्रभाव कम होता है, यानी कैंसर का इलाज रेडिएशन से किया जा सकता है। गहन प्रयोग और प्रयोगशाला की जिंदगी के बीच मारी का वैवाहिक जीवन भी आगे बढ़ता है और मारी सितंबर 1897 में एक बेटी इरेन की मां बन जाती हैं। मारी और पियर क्यूरी की पोती एलेन कहती हैं कि एक विलक्षण प्रेम कहानी है जिसमें गहराई है, समर्पण है, स्वतंत्रता है, जो आज भी विरले ही मिलता है। मैरी क्यूरी के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे मारी क्यूरी के नाम और बदनाम होने की कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।